हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था मैक्स वेबर का आइडियल टाइप्स तक। मतलब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोशल एक्शन एंड आइडियल टाइप्स ऑफ मैक्स वेबर. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ अथॉरिटी, which is Weber's power and authority. Let's start. Power. Sociologists describe it as the ability of an individual or a group to fulfill its desire and implement its decision and ideas. सोशलॉजिस्ट इसको पावर को डिस्क्राइब करते हैं कि एक इंडिविजुअल की या फिर एक ग्रुप की एबिलिटी जिससे वो अपनी डिज़ायर को इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने डिसीजंस और आइडियाज़ को मतलब इम्प्लीमेंट कर सकें. इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस करने का, टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स, किसी के और के बिहेवियर कंट्रोल करना इवन अगेंस्ट देयर विल. उनका मन नहीं है तब भी आप उसको कंट्रोल कर ले रहे हो. दैट इज पावर. फॉर मैक्स वेबर, पावर पावर इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप. सोशल रिलेशनशिप का एक एस्पेक्ट है वेबर के हिसाब से पावर. इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पोजिंग वंस विल अपॉन द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन. इससे आपको एक पॉसिबिलिटी, मतलब पावर शो करता है कि आप अपना जो विल है, जो आपकी मर्जी है, वो आप किसी और पर से इम्पोज कर सकता, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता. इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ बैटल फील्ड और टू पॉलिटिक्स. ये किसी बैटल फील्ड या फिर पॉलिटिक्स पे ही सिर्फ लागू नहीं है. इट इज़ टू बी ऑब्जर्व इन द मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस पे आप इसको देख सकते हो. ऑन अ लेक्चर प्लेटफॉर्म, लेक्चर के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो. एट अ सोशल गैदरिंग, कहीं सोशल गैदरिंग में वहाँ देख सकते हो. इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में देख सकते हो. साइंटिफिक डिस्कशन में देख सकते हो. एंड इवन थ्रू चैरिटी, चैरिटी के थ्रू भी आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, गिविंग आल्म टू गिविंग आल्म और दान टू अ बेगर इज अ सटल वे ऑफ एक्सरसाइजिंग योर सुपीरियर इकोनॉमिक पावर. जैसे किसी को जब आप दान देते हो तो आप एक सुपीरियर इकोनॉमिक पावर शो करते हो उनके ऊपर, लेकिन एक सटल तरीके से. You can bring a smile of joy to a beggar's face or a feeling of despair by giving or refusing alms. तो अब आप क्या कर रहे हो, अगर आपने वो दान दे दिया तो आप बेगर के फेस को थोड़ा सा स्माइल करके उसको थोड़ा खुश कर सकते हो. मतलब स्माइल करके खुश नहीं कर सकते, मतलब उसके चेहरे पे स्माइल आएगी जब आप उसको दान दोगे. वेर आज अगर आप मना कर दो तो उसको जो है थोड़ा सा डिस्पेयर, फीलिंग ऑफ डिस्पेयर आ जाएगा कि यार ये मुझे मना कर दिया, मुझे तो मतलब अच्छा नहीं लगा. Any discussion of power leads us to think about the legitimacy. कहीं भी जब भी कहीं पर बात होती है पावर की तो वहाँ पर लेजिटिमेसी की भी बात होता है कि कितना ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक चीज़ है, सही, मतलब जिसने जो बोला वही सही है करके. इट इज़ लेजिटिमेसी विच अकॉर्डिंग टू वेबर्स कॉन्स्टिट्यूट द कोर पॉइंट ऑफ अथॉरिटी. लेजिटिमेसी होती है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो सही है, वो होना चाहिए. इसे ही जो वेबर है उनके हिसाब से इसको अथॉरिटी माना जाता है. बट एक बार इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी जान लेते हैं लेजिटिमेसी का. लेजिटिमेसी का मीनिंग है लेजिटिमेसी का मतलब होता है अ कॉमन डिफाइंड इन पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी एज अ बिलीफ दैट अ रूल इंस्टीट्यूशन अ लीडर हैज द राइट टू गवर्न. मतलब किसी को गवर्न कर पा रहे हो आप. इट इज़ द जजमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल अबाउट द राइटफुलनेस और hierarchy between rule and ruler and the subject about the subordinates obligated towards the rule and ruler. मतलब आपने जो कह दिया वो सही है, ऐसा. Then authority. The German word, the German word Herrschaft used by Weber has been variously translated. काफ़ी जगह इसको ट्रांसलेट किया गया है. Some sociologists term it as authority. इसको कुछ लोग अथॉरिटी भी कहते हैं. अदर एज डिनोमिनेशन और कमांड. इसे लोग एक डिनोमिनेशन के जैसे भी देखते हैं और कमांड के जैसे भी देखते हैं. हर शाफ्ट इज एन सिचुएशन इन विच अ हेयर और मास्टर, कोई एक मास्टर होता है, डोमिनेट्स और कमांड होता है जिसमें लोग किसी और को कमांड देते हैं. तो इसी के लिए इसको हर शाफ्ट कहा जाता है. रेमंड एरर defines her shaft as the master's ability to obtain the obedience of those who theoretically own it to him. हर शाफ्ट का मतलब वो एक मास्टर के पास एबिलिटी है कि जो दूसरे लोग हैं उसको उसको ओबे करे, क्योंकि वो उससे कुछ लिंक रखता है, मतलब वो उनके सुपीरियर है किसी तरीके से. देन डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी. तो पावर और अथॉरिटी में अंतर क्या है. पावर, एज यू हैव सीन, रेफर्स टू द एबिलिटी और कैपेसिटी टू कंट्रोल अदर. पावर जो है वो किसी को कंट्रोल कर सकता है. अथॉरिटी रेफर्स टू
लेजिटिमाइज पावर, मतलब इसको ये अथॉरिटी है, ठीक है, आप मानो या ना मानो, अ, इसको ये पोजीशन लोगों ने दी हुई है कि हाँ ये इस पावर के लिए हकदार है। It means that a master has the right to command and can expect to be obeyed. तो इसमें क्या है कि एक मास्टर के पास आप राइट है कि वो कमांड दे और आपको उसको ओबे करना पड़ेगा, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है। फॉर अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी टू एग्जिस्ट फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। एक सिस्टम जहाँ पर अथॉरिटी है वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, एक इंडिविजुअल रूलर, मास्टर और अ ग्रुप ऑफ रूलर एंड मास्टर्स, जहाँ पर कोई रूलर हो या कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ लोग रूलर हो या मास्टर हो। नंबर टू, एन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट इज रूल्ड, कुछ इंडिविजुअल या फिर एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप होने चाहिए जो जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है। थ्री, द विल ऑफ द रूलर टू इन्फ्लुएंस एंड कंडक्ट ऑफ द रूल्ड विच मे बी एक्सप्रेस थ्रू कमांड्स। तो एक रूलर जो कि अगर कुछ कोई चीज़ कहे तो वो चीज़ फॉलो होने लगे और वो एक कमांड दे सकता है इन लोगों को। Then, fourth, evidence of the influence of the rulers in terms of compliance and obedience shown by the ruled. अभी इसके कुछ एविडेंस होने चाहिए कि जो भी वो बोल रहा है वो उसको, जो लोग जिनको वो रूल कर रहा है उनके ऊपर इसको कोई फर्क पड़ रहा है और वो उसको ओबे करता है। Then fifth, direct and indirect evidence which shows that the rule have internalized and accepted the fact that ruler's command must be obeyed. किसी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए इसमें जो लोग जिनको रूल किया जा रहा है वो अपने मन से मान चुके हैं कि हमें इनकी बात जो है ना ओबे करनी है। देन अथॉरिटी इम्प्लाइज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड। अथॉरिटी जो है वो एक रेसिप्रोकल, मतलब मेरा इन पर है और इनका मुझ पर, ये हमारे बीच में एक रिलेशन है और ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि कैसे हमारे बीच में कम्युनिकेशन होने वाली, कैसे स्मूथली फंक्शन होने वाला, वो चीज़ दोनों को पता है। द रूलर बिलीव दैट दे हैव द लेजिटिमेट राइट टू एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी। जो रूलर है वो उसको प्रॉपरली पता है कि वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है इन पर। ऑन द अदर हैंड द रूल्ड एक्सेप्ट हिज दिस पावर एंड कंप्लाई विथ इट, री इन्फोर्सिंग इट्स लेजिटिमेसी। तो और जो जिनके ऊपर ये रूल्स बनाए जा रहे हैं वो उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं उनके पावर को, और वो उसको री-इन्फोर्स करते हैं, मतलब उसको और ज़्यादा वैलिडेट करते हैं कि हाँ, आपके पास ये अथॉरिटी है, मान के। अकॉर्डिंग टू वेबर देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ लेजिटिमेसी, 3 सिस्टम्स है लेजिटिमेसी की, ईच विद द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्म्स व्हिच जस्टिफाई द पावर ऑफ कमांड। According to Weber, there are 3 systems of legitimation, each with the corresponding norms which justify the power of command. Uh, इन चीज़ों के बेस पे लेजिटिमेसी मानी जा सकती है, जिसकी जो जस्टिफाई करती है कि हाँ इनके पास पावर ऑफ कमांड है, पावर टू कमांड है। इट इज़ 3 systems of legitimation which are designated as the following types of authority। 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी को डिफाइन करा जाए। एक तो हो गया ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, एक रैशनल लीगल अथॉरिटी। सो ये 3 टाइप की अथॉरिटीज होती हैं। नंबर 1, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दिस सिस्टम ऑफ लेजिटिमेशन फ्लोज फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्शन। ये जो लेजिटिमेशन है वो एक ट्रेडिशनल एक्शन से आ रहा है। इन अदर वर्ड इट इज बेस्ड ऑन द कस्टमरी लॉ एंड द सैंक्टिटी ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशन। पहले से चला आ रहा है तो आपको पास ये अथॉरिटी आ गई है कि अब आप दूसरों को गवर्न करोगे। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट अ सर्टेन अथॉरिटी इज टू बी रिस्पेक्टेड बिकॉज इट हैज एग्जिस्टेड सिंस द टाइम इमेमोरियल। ये है कि इनकी अथॉरिटी हमें इसलिए मानना है क्योंकि ये हमेशा से चली आ रही है। In traditional authority, rulers enjoy personal authority by virtue of their inherited status। यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी एक इंसान को मिल जाती है जो कि उनको इनहेरिटेड स्टेटस से मिली है, मतलब अपने पिताजी और उनके परदादा जी इन लोगों से मिली हुई है। देयर कमांड आर टू बी इन their command are in accordance with the customs, and they also possess the right to extract compliance from the rule। इसमें क्या है कि उनको अपने पैतृक संपत्ति में, पैतृक वे में उनको मिली है और वो अपना जो पावर है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं रूल्स के ऊपर, मतलब जिनके ऊपर किया जा सकता है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी ड्राइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन। पहले से लंबा चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है, इससे उनको लेजिटिमेसी मिलती है। विच इनेबल सम ऑफ द कमांड एंड कंपेल अदर्स टू ओबे, जिसकी वजह से उनके जो कमांड है उसको सब लोग ओबे करते हैं। इट इज़ हेरिडिटरी अथॉरिटी एंड गोज नॉट रिक्वायर रिटर्न रूल्स। इससे ये क्योंकि हेरिडिटरी है तो कहीं लिखा हुआ नहीं होने की ज़रूरत है कि हाँ इनकी बात माननी है। द मास्टर एक्सरसाइजेज देयर अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ द लॉयल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स।
जो मास्टर है वो अपना जो रॉयल्टी उसको एक्सरसाइज कर पाता है बाय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स की लॉयल्टी की वजह से। वेबर कंसिडर दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी एज इरेशनल। वेबर इसको मतलब रैशनल नहीं मानता, मतलब इसको पसंद नहीं करता है। इट इज़ देयरफॉर रेयरली फाउंड इन मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटी, और इसे काफ़ी रेयरली देखा जा सकता है मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटी में। देन है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मा मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्वालिटीज पोजेस्ड बाय सम इंडिविजुअल। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास क्वालिटी है जिसको देख के एकदम मतलब आश्चर्यचकित और एकदम मतलब स्टार स्ट्रक हो जाता है काइंड ऑफ। दिस गिव्स सच पीपल यूनिक पावर टू कैप्चर द फैंसी एंड डिवोशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इससे क्या होता है कि जो ये लोग हैं जिनके पास ऐसा कैरिस्मा होता है, वो क्या होता है कि एक आम जनता का जो है ना वो फैंसी और डिवोशनल ओबीडियंस मतलब उनको मिल जाता है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवोशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टू द वे ऑफ लाइफ प्रीच्ड बाय दिस पर्सन। अब जो आम जनता है वो इनके जिस तरीके से जीने का तरीका है इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, इस इंसान से काफ़ी इन्फ्लुएंस है। द द कैरिस्मेटिक लीडर प्रूव्स हिज और हर पावर थ्रू मिरेकल्स। ये जो कैरिस्मेटिक लीडर होते हैं ये अपने जो पावर है इसको दिखाते हैं कुछ मिरेकल करके, या तो मिलिट्री के थ्रू मतलब एकदम स्ट्रेंथ के थ्रू वो चीज़ दिखाते हैं, एंड अदर विक्ट्रीज और द ड्रामेटिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द डिसिपल्स। या फिर मतलब उनके पास कुछ ड्रामेटिक कुछ बढ़ चढ़ के कुछ चीज़ें दिखाई जा रही है उनका। As long as charismatic leader continues to prove their miraculous power in the eyes of their disciples, their authority stay intact। जब तक लोगों की आंखों में इनका ये है कि अरे वाह इन्होंने कितना अच्छा मतलब वाह वाला फैक्टर बना हुआ है, तब तक लोगों की आंखों में उनका जो है अथॉरिटी बनी रहती है। इट इज प्योरली द रिजल्ट ऑफ स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द लीडर हु गवर्न द और रूल्स द रूल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। ये एक इंसान के ऊपर बस उस इंसान की क्वालिटी से निर्भर करता है वो कितने लोगों को गवर्न कर पा रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज नहीं होती, देयरफॉर देयर इज नो पेड स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इसीलिए इसमें कोई पेड स्टाफ नहीं होता कि इनको जो लोग ओबे कर रहे हैं उनको वो कोई पैसे नहीं देते हैं, और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है। इसीलिए इसको अनऑर्गेनाइज कहा जा रहा है, नॉट ऑर्गेनाइज कहा जा रहा है। सो बेस्ड it as it is on the personal qualities of an individual, the problem of succession arises with the death of the disappearance of the leader। तो ये एक इंसान की जब डेथ होती है तो उसके साथ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं कि किसी और इंसान को वो चीज़ सेम चीज़ मिलने लगेगी। द पर्सन हु सक्सीड द लीडर मे नॉट हैव द करिस्मेटिक पावर। जो इस इंसान के बाद जो इन्हीं का चीज़ सक्सीड करना है उनके पास हो सकता है ये पावर ना हो। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द ओरिजिनल मैसेज ऑफ द लीडर सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप। अब इस चीज़ को आगे चलाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है कि वो उनके बिहाफ पर उन चीज़ों को गवर्न कर रही है। द ओरिजिनल करिश्मा गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड ईदर इनटू ट्रेडिशनल अथॉरिटी और रैशनल लीगल अथॉरिटी। अब ये जो करिस्मेटिक पावर है अब या तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन जाएगी या तो एक रैशनल लीगल अथॉरिटी बन जाएगी कि हाँ इसको तो फॉलो करना ही है। वेबर कॉल्स दिस रूटीनाइजेशन रूटीनाइजेशन ऑफ करिश्मा। इसको जो वेबर है वो कहते हैं एक रूटीन के जैसा है, कि रूटीन के जैसा चलता आ रहा हुआ उनका करिश्मा हुआ। वेबर यूज्ड routinization to the means of transformation of charismatic leadership into institutionalized leadership where one office takes the place of the personality as the focus of authority। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इंसान से एक ऑफिस या एक इंस्टीट्यूशन उसका जगह ले रहा है और अब उनके बिहाफ पर वो अथॉरिटी पोजेस कर रहा है। देन रैशनल लीगल अथॉरिटी तीसरा जो है हमारा, द टर्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी विच आर बोथ रैशनल एंड लीगल। अब ये उस अथॉरिटी को दिखा रहा है जो कि रैशनल भी है मतलब लॉजिकल भी है और लीगल भी है, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसको। इट इज वेस्टेड इन अ रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हु ऑपरेट इन ऑर्डिनेंस विद द सर्टेन रिटन रूल्स एंड लॉ। ये किसी ऐसे इंसान को मिली हुई है जिसके पास लिखित में है कि ये रूल्स एंड लॉ के हिसाब से इस पोजीशन पे जो भी इंसान है उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो है ये पोजीशन को फॉलो किया जा रहा है, उनका डेजिग्नेशन को लोग ओबी करते हैं, ना कि वो पर्टिकुलर इंसान को। सो दोज
who exercise authority are appointed to do so on the basis of their achieved qualification. तो जिनको ये अथॉरिटी मिली होती है वो उनके अचीव्ड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिली होती है, विच आर प्रिस्क्राइब्ड एंड कोडिफाइड। इसको अच्छे से बताया गया और उसको कोडिफाइड किया गया, मतलब हर चीज़ प्रॉपरली मैंशनड है। दोज इन अथॉरिटी कंसिडर इट अ प्रोफेशन एंड अ पेड अ सैलरी। इस चीज़ को करने के लिए उनको सैलरी भी मिलती है। दस इट इज़ अ रैशनल सिस्टम। सो ये एक रैशनल सिस्टम के जैसा है। इट इज़ लीगल बिकॉज इट is in accordance with the laws and the land which people recognize the ये लॉस के अकॉर्डिंग एंड लैंड विच पीपल रिकॉग्नाइज एंड फील ऑब्लिगेटेड टू ओबे। और इसको लोगों को मानना ज़रूरी है। ऐसा होता है। रैशनल लीगल अथॉरिटी इज अ टिपिकल फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी जो होता है वो एक टिपिकल फीचर है मॉडर्न सोसाइटी में। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के हिसाब से जो पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी में देखा जा सकता है। इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। ये प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन का ही रिफ्लेक्शन है। इट इज अकॉर्डिंग टू वेबर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन थॉट एंड डिलिबरेशन। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ह्यूमन थॉट का और डिलिबरेशन का। सो दिस वाज वेबर्स। तो हम पहुंच गए अथॉरिटी का, हम लोग कर रहे थे, राइट। देन वेबर्स रैशनैलिटी एंड रैशनलाइजेशन। रैशनैलिटी रेफर्स टू दोज ideas and behaviors which are logical, coherent and consistent and amenable to empirical knowledge। रैशनैलिटी का मतलब ये हुआ जो कि आप एम्पेरिकल नॉलेज के थ्रू गेन कर रहे हो, मतलब आप कुछ डेटा निकाल पा रहे हो, यू कैन एक्चुअली मेजर इट, ऑब्जर्व इट। देन रैशनलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय रैशनैलिटी इज अप्लाइड टू वेरियस एस्पेक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अब ये जो रैशनैलिटी है ये हमारे लाइफ के काफ़ी एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करती है एंड एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करती है। The conviction that rationality is a distinctive characteristic of human being has made it a central theme in Western philosophy for over 200 years। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को किसी इंसान को अगर आप रैशनैलिटी के साथ जब उसको देख रहे हो तो ये चीज़ रैशनैलिटी से एक इंसान को देखना काफ़ी 200 सालों से पहले से ही शुरू हो गया था। अकॉर्डिंग टू वेबर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज एज रैशनैलिटी। आज की डेट में जो है ना वर्ल्ड वो रैशनलाइज है। इंडिविजुअल्स रिलाई मोर ऑन लॉजिक। लोग जो है लॉजिक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, रीजंस कैलकुलेशन देन ऑन सुपर नेचुरल बिलीफ। रीजंस पे विश्वास करते हैं जबकि सुपर नेचुरल बिलीफ पे अब उन्होंने छोड़ दिया है। To Weber, rationalization means that principally there is no mysterious in calculation forces that comes into play। So घर में एक बच्चा है तो please don't be get bothered about it। He's enjoying and you please focus on the studies। Okay। To Weber, rationalization means that principally there is no mysterious in calculation force that come into play। तो कोई mysterious thing नहीं है जो कि चीज़ों इसके बीच में आ रही है, but rather one can in principles। एक सेकेंड। So to Weber, rationalization means that okay, so कहाँ तक पहुँच गया था? Yes, to Weber, rationalization means that principally there is no mysterious incalculation force that comes into play। कोई mysterious चीज़ नहीं है जो कि इस चीज़ में आ रही है, but rather one can in principle master all the things by calculation। सब चीज़ calculated way में सब पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज़ कितनी की जा सकती है। One need no longer have to recourse to magical means in order to master or implore the spirits। किसी को भी कोई मैजिकल पावर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई मैजिकल चीज़ एकदम सुपर नेचुरल चीज़ है उनके पास, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एज डिड दी सैवेज, ना कि कुछ ऐसा सैवेज का कुछ ज़रूरत है। फॉर होम सच मिस्टीरियस पावर एग्जिस्टेड कि इसकी कोई मिस्टीरियस पावर है इनके पास, एकदम छुपी कोई ना रहस्यमय चीज़ है इनके पास, कोई क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ फार्मर वॉन्ट्स टू रीप अ गुड हार्वेस्ट, अगर एक फार्मर जो है वो अच्छी खेती का मतलब चाहता है कि रिजल्ट मिले, ही कैन स्पेंड टाइम एनर्जी एंड मनी ऑन द कंडक्टिंग पूजास एंड प्रेयर्स। वो अपना एक टाइम एनर्जी और मनी कंडक्ट कर सकता है पूजा और प्रेयर करके। ऑन द अदर हैंड ही कैन यूटिलाइज द सेम एफर्ट्स एंड एक्सपेंसेस इन डिगिंग इरीगेशन कैनल्स और ट्यूबवेल सो दैट दिस क्रॉप में थ्राइव। या फिर यही पैसे वो यूज़ कर सकते हैं और एफर्ट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि एक
इरिगेशन कैनल लगाया जा सकता है और ट्यूबवेल लगा सके ताकि जो क्रॉप्स है वो अच्छे से मतलब हो उगे। इन द फर्स्ट केस ही इज डिपेंडेंट ऑन मिस्टीरियस इनकैलकुलेशन फोर्सेस। पहले केस में वो कैलकुलेटेड वे में नहीं बल्कि भगवान के भरोसे बैठा हुआ है। इन द सेकंड केस ही इज यूजिंग रैशनल कैलकुलेशन। यहाँ पर वो रैशनली सोच रहा है और कुछ कर रहा है, कुछ एफर्ट्स डाल रहा है। द रैशनलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ, यही रैशनलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक जो है मॉडर्न सोसाइटी में इसको टर्म किया गया है ज्विक रैशनल एक्शंस, दैट इज एक्शंस इन रिलेशन टू गोल्स। गोल्स के हिसाब से उन्होंने जो एक्शंस लिए। हेंस द स्फीयर ऑफ रैशनलाइजेशन इज एक्सटेंडेड टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। इसीलिए जो ये रैशनलाइजेशन का जो स्फीयर है इसको इकोनॉमिक एंगल से देखा जा सकता है, पॉलिटिकल एंगल से देखा जा सकता है एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी देखा जा सकता है, जिससे वो अपना एंड गोल्स मीट कर सके। So next, Weber's treatment of the concept of rationality. Weber's treatment or handled rationality in his work in the following two major ways. तो rationality को वेबर ने अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया? Society as a rationalization process. सोसाइटी को यूज किया एज अ रैशनलाइजेशन प्रोसेस। द फर्स्ट मीनिंग इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। उन्होंने पहले सोचा कि मैं सोसाइटी को रैशनल वे में पढ़ूंगा। दैट इज एन ओल्डर लेस रैशनल फॉर्म चेंजेस इनटू न्यूअर मोर रैशनल फॉर्म्स। मतलब पहले की जो चीज़ें जो कि कम रैशनल थी अब वो ज़्यादा रैशनल फॉर्म लेगी। दिस इज वॉट ही कॉल्स रैशनलाइजेशन। इसको ही वो रैशनलाइजेशन कहते हैं। दैट इज द वे इन विच रीजंस बिकम इफेक्टिव इन हिस्ट्री। रीजंस जिसमें वो देख सके जिससे हिस्ट्री जो है ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। द एक्चुअल हिस्टोरिकल प्रोसेस, एक्चुअली में क्या हुआ था हिस्टोरिकल प्रोसेस में। वेबर सीज द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री and particularly recent history that is modern as one of the increasing rationality and rationalization. Protestantism um, वेबर जो है इस हिस्ट्री के डेवलपमेंट को पर्टिकुलरली वो देखते हैं कि कैसे जो है ना मॉडर्न चीज़ भी डेवलप हुई है, उसको रैशनली मतलब वो देख रहे हैं हर चीज़ को, हिस्ट्री से लेके मॉडर्न की सारी process को। Protestantism, capitalism, and bureaucracy are successive forms of the process of rationalization. So, Protestantism, capitalism, and bureaucracy जो है वो successive process है rationalization के। They gain their meaningfulness as a part of historical development. इन्हें meaning मिला in its historical development, that is the way in which later developed is more rational than the former. पहले से ज़्यादा जो बाद वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा रैशनल है। देन सेकंड, रैशनैलिटी एज अ मेथोडोलॉजिकल टूल। दूसरा चीज़ कि उसको एक मेथड किसी चीज़ को मेथड बनाने में कैसे उन्होंने यूज़ किया रैशनैलिटी को। द सेकंड वे ऑफ सीइंग रैशनैलिटी इज एन मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल, स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्वायरी। कैसे इसको मेथोडोलॉजिकल वे में कैसे यूज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंक्वायरी के लिए। और मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसका मेथड क्या होगा। इट इज़ वेबर्स एम टुडे बेयर uh, it is Weber's aim to lay bare the logic of various social forms and processes even when there appears at first glance to be irrational. उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस इरेशनल वे में कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करूंगा इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, जो कि फर्स्ट ग्लांस में लग रहा है कि हर चीज़ इरेशनल है, नॉन रैशनल है या फिर एंटी रैशनल है। इन दिस सेंस रैशनैलिटी इज अ मोड ऑफ इंक्वायरी दैट सीक्स टू डिस्कवर द रीजन ऑफ अ सोशल फॉर्म्स और डेवलपमेंट। तो वो एक मेथड डिस्क्राइब करेंगे रैशनैलिटी के साथ कि कैसे जो है कोई सोशल फॉर्म डेवलप हुआ इस पर। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मॉडर्निटी को एक्सप्लेन करने के लिए वेबर स्पीक्स अबाउट रैशनलाइजेशन विद द प्रेजेंट इन डिफरेंट हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल कंटेक्स्ट इन डाइवर्जेंट फॉर्म्स। सो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई उसको डाइवर्जेंट फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जाएगा और डेटा कलेक्ट किया जाएगा। Thus, he develops an ideal type of rationality, classifying it into four types. इसीलिए उन्होंने rationality को four types में divide कर दिया। The four types are formal rationality, follows systematic means, rules of law and logic. पहला तो हो गया हमारा फॉर्मल, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ कर रहा हो, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है और लॉजिक लग रहा हो। सेकेंड, सब्सटैंटिव रैशनैलिटी। दूसरा हो गया सब्सटैंटिव रैशनैलिटी, जो कि होगा गिव्स इंपॉर्टेंस टू द वैल्यू एंड gives importance on value and not rule of law. Values पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, rules कम है and goals are not important as values become goal in itself. For example, soldiers dying for its nation. यहाँ पर क्या है, substantive rationality पे क्या है, values ज़्यादा important है, goals कम important है। Example, एक जो जवान है वो देश के लिए जब मर जाता है तो उसकी values are more strong.
प्रैक्टिकल रैशनैलिटी, नॉट कमिटेड टू मीन्स बट टू गोल्स। कोई भी मीन्स मतलब कैसे करना है उसके तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन बस गोल्स पहुंचना चाहिए, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल रैशनैलिटी। ड्रिवन बाय इंडिविजुअल और यूटिलिटेरियनिज्म, बस मतलब इंड गोल से मतलब है किसी भी तरफ आना है करके। एंड फोर्थ, थियोरेटिकल रैशनैलिटी, हैविंग अ विजन ऑफ फ्यूचर एंड इमेजिनेशन। थियोरेटिकल रैशनैलिटी मतलब वो एक उनका विजन है और इमेजिनेशन है कि कैसे इसको पूरा करना है। So this was Max Weber authority. Now we are going to continue with Weber and bureaucracy, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, and we will end this video here. Thank you.